कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये आपको पता होगा। मगर सेक्शन 241 जो होता है वो एक पॉइंट और देता है ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कि अगर कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो 1 जनवरी को ही है तो फिर आप इसको लेट से 2024 में ये है तो आप मार्च नहीं ले सकते, 2024 नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको लेना होगा अगला वाला, वो हो गया 31 मार्च 2025। ऐसे ही एलएलपी एक्ट 2008 में ये जो डेट होती है 1 जनवरी, अगर आपकी 3/9 के बाद इनकॉर्पोरेशन हुई है तो आप लेट से 24 को हुआ है तो आप 25 नहीं लोगे, आप लोगे 26 को। 31 मार्च 25 को आप नहीं लोगे, आप लोगे 31 मार्च 26 को। और एक चीज़ और बोलता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मैक्सिमम 18 मंथ्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कभी। जो स्मॉल कंपनी होती है, आपने पढ़ा होगा 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसमें 2 सबसेक्शन 85 होता है और एलएलपी में होता है अलग से। दोनों की लिमिट्स अलग है मगर मतलब तो एक ही होता है स्मॉल कंपनी। तो एलएलपी का जो होता है वो होता है 25 लाख रुपीज़ अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनका तो 25 लाख, और 40 लाख रुपीज़ अगर टर्नओवर है ऑफ पीवाई। हालांकि स्पेसिफाई करके लिमिट्स को बढ़ा दिया गया तो 25 लाख वाली 5 करोड़ का कैपिटल टर्नओवर है और 40 लाख वाली 50 करोड़ का टर्नओवर होता है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो रहता है उसमें 4 करोड़ का होता है पेड अप शेयर कैपिटल और 40 करोड़ का होता है टर्नओवर। स्पेसिफाई करके लिमिट बढ़ा दी गई है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। ये कंपनीज एक्ट का है और ये एलएलपी के लिए है स्मॉल कंपनी। एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स बीसीपीएस, एमएलए, सीएलएलएम, बीआईसीसीईएफ अगर वैसे याद रखते हो बट होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे। बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, इन सब का मीनिंग भी होता है। बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन होता है एक तरीके से सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में। फिर परपेचुअल सक्सेशन की हमेशा चलेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी अपने आप में। म्यूचुअल एजेंसी है एलएलपी की, एक बात है म्यूचुअल एजेंसी है मगर आप जो म्यूचुअल एजेंट हो वो एलएलपी के लिए हो, पार्टनर्स के लिए नहीं हो। एलएलपी एग्रीमेंट होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, कॉमन सील होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम मिनिमम नंबर पता होगा आपको, मिनिमम नंबर 2 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। उसके अलावा डेजिग्नेटेड की अलग से बात करेंगे, डेजिग्नेटेड वैसे 2 होने चाहिए मगर उसके बारे में और कॉम्प्लिकेशंस भी है वो बाद में देखेंगे। बट 2 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, एनपीओ नहीं बना सकते एलएलपी को आप। इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज ऑफ अरेंजमेंट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दी इन्होंने। फॉरेन एलएलपी, एलएलपी जो है फॉरेन में भी इनकॉर्पोरेट करी जा सकती है। एलएलपी की डेफिनेशन नहीं होती है अगर आप पढ़ोगे। यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट दिया, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल्ड, इसमें पब्लिक ट्रस्टी, क्राउन वगैरह ये सब आ जाते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, ये सब आ गया बॉडी कॉर्पोरेट में जो नहीं इंक्लूड होता है और ये सब इंक्लूड होता है। इसमें एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लिखा है, फॉरेन वाली, तो ये इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है कंपनी इंक्लूड्स एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल्ड, कॉर्पोरेटिव एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड नोटिफाइड। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, बेसिस ऑफ एक एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे ऑर्गेनाइज करती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हमें, अपने जो लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन सबको चेंज कर सकते हो। इजी टू फॉर्म होती है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होती है। ऑल पार्टनर्स जो होते हैं एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, इजी टू डिसॉल्व होती है। सेक्शन 5 बोलता है पार्टनर्स के बारे में, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। मे बी अ पार्टनर इन एनएलपी हाउएवर इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल, वो नहीं बन सकता अगर अनसाउंड माइंड का है या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कि इंसॉल्वेंट के केस में फंसा हुआ है और अभी उसे डिस्चार्ज नहीं किया। ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, उसने खुद से अपनी एक एप्लीकेशन दे दी है इंसॉल्वेंट बनने के लिए और वो भी पेंडिंग है। जैसे उसने दे दी इंसॉल्वेंट बनने के लिए एप्लीकेशन वो अनेबल होगा, नॉट केपेबल। जो एलएलपी के पार्टनर होते हैं एक तो इंडिविजुअल बन सकता है, रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट्स, इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन एज वेल एज फॉरेन नेशनल, बेसिकली सब बन सकते हैं। एलएलपी पार्टनरशिप बन सकती है और कंपनीज बन सकती है, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन एलएलपी बन सकती है और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। बेसिकली जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है वो बन सकते हैं मगर उन्हें अपना एक नॉमिनी असाइन करना पड़ेगा। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज कैन नॉट बी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज और कॉर्पोरेशन सोल होती है वो ट्रस्टीज वगैरह, प्रिंस क्राउन वगैरह, ये सब नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा मिनिमम नंबर दिए हुए सेक्शन 6 में वो जो है 2 नंबर, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। कंपनीज एक्ट में 2013 में सेक्शन 3A करके होता है जहाँ पर 6 महीने से अगर जो लिमिट्स होती है मिनिमम नंबर की अगर वो पूरी नहीं होती है तो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं लोग। उसी तरह एलएलपी में भी ना मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए पार्टनर्स के, अगर उससे कम हो जाता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स वाइल द नंबर इज ओरिजिनल पर्सन ओनली पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर होंगे ना वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैज़ द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, उन्हें पता होना चाहिए कि इससे कम हो गया, शैल बी पर्सनली लाइबल। जब आप एलएलपी बनाते हो कोई भी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम की चीज़ आती है। सेक्शन 7 बोलता है कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का कोई नॉमिनी हो सकता है। इसमें रेजिडेंट वर्ड जो मेंशन किया है वो 120 दिन का होता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन है, अगर नहीं किया जाता तो सबको मान लिया जाता है। एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है जो कि एक रिटर्न चीज़ होती है उसमें आप चाहो तो बन सकते हो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फिर अगर आप पहले से हो तो आप मना कर सकते हो बनने से। एलएलपी एग्रीमेंट अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आपको एक तो प्रायर कंसेंट चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का और साथ में आपको 30 दिन के अंदर आरओसी में ये फाइल करना है। जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उनके पास तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पे डीपिन होती है। उसके अलावा सेक्शन 8 जो बोलता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की ड्यूटी क्या होती है, सो कंप्लीशन पे ध्यान देना पड़ता है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न, स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, ये हो गया एक। दूसरी चीज़ होती है कि वो लाइबल होता है, कोई भी पेनल्टीज वगैरह अगर आप कोई लॉ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसकी पेनल्टीज जो है वो भरता है। सेक्शन 9 जो होती है वो बात करता है चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर कोई भी रीजन से डेजिग्नेटेड पार्टनर जो 2 मिनिमम होते हैं, सेक्शन 7 में बोला मिनिमम 2, उससे कम हो जाते हैं वैकेंसी की वजह से या फिर डेथ की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आपको विथिन 30 डेज या तो उस जगह को फिल करना पड़ेगा वैकेंसी को, नहीं तो जो भी बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिए जाएंगे। एलएलपी 2008 जो एक्ट है उसका एलएलपी जो इनकॉर्पोरेशन है 2 से ज़्यादा लोग कर सकते हैं, कम नहीं होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने आपको सब्सक्राइब करवा के रजिस्टर के पास जमा कराना होता है। साथ में एक स्टेटमेंट देनी होती है जिसमें कोई एडवोकेट, सीए, सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो एक स्टेटमेंट देगा कि सारे प्रोविजन वगैरह फॉलो करें। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, नेम होता है एलएलपी का, बिजनेस का स्टेट द पर्पस ऑफ बिजनेस देना होता है, एड्रेस देना होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन देना होता है जितने भी पार्टनर्स हैं, एड्रेस देना होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम वगैरह देना पड़ता है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन एलएलपी से रिलेटेड होती है बेसिकली।
उसके अलावा एक और स्टेटमेंट देनी पड़ती है जिसमें लिखा रहता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फॉल्स नहीं है और ये पनिशेबल वगैरह होती है, ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है। फिर सेक्शन नंबर 12 में बोलता है कि आरओसी के पास जैसे ही आप वो कर दोगे 14 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एलएलपी का मिल जाएगा और वो एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी इनकॉर्पोरेशन हो गई है। सेक्शन 13 बोलता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दोगे तो वो सर्व मान लिया जाएगा, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में, वो सीए फाइनल का में आएगा, इंटर में नहीं है। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन करने के बाद इफेक्ट्स क्या क्या हैं? सू कर सकते हो, एक्वायर होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इंटेंजिबल, कॉमन सील हो सकती है, डू और सफर कर सकते हो। वो यहाँ पर लिखा हुआ है सू बीइंग सूड, एक्वायर, ओन, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, हैविंग अ कॉमन सील डिफाइंस टू हैव वन, डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एंड थिंग बॉडीज कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। ये है सेक्शन 15 बोलता है कि आपका कोई भी नेम जो एलएलपी का है आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी भी एलएलपी कंपनी या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। उसके बाद फिर नेम के बारे में बात करता है कि सेक्शन 16 बोलता है कि आप रिजर्व कर सकते हो अपना नेम 3 मंथ फ्रॉम इंटीमेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस देके। सेक्शन 17 बोलता है कोई भी अगर आइडेंटिकल नेम है तो 3 साल के अंदर आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो और कोर्ट ऑर्डर करेगा नेम चेंज करने के लिए। आपको 3 महीने के अंदर वो नेम चेंज करना है और 15 दिन के अंदर नोटिस देना है 3 महीने के बाद। एलएलपी एक्ट सेक्शन नंबर 22 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है उसमें नाम होता है पार्टनर्स का। तो एलएलपी एग्रीमेंट में अगर आप अपना नाम डाल देते हो तो आप उसके पार्टनर बन जाओगे। अगर लेट्स से एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि किस तरीके से पार्टनर बनना है तो शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी जो होता है उसके हिसाब से आप पार्टनर बन जाओगे। सेक्शन 23 जो होता है रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। बेसिकली एलएलपी एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है, म्यूचुअल राइट्स वगैरह हो गए, ड्यूटीज वगैरह हो गई, ये सब लिखा रहता है एलएलपी एग्रीमेंट में। सेक्शन 24 जो होता है वो सेसेशन बोलता है कि अगर किसी को पार्टनर से हटना है वॉलंटरीली या फिर कंपलसरी कब होता है जब अनसाउंड माइंड का है, डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अगर वॉलंटरी भी करना है तो 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है पार्टनर को और जो लाइबिलिटी होती है बेसिकली वो उससे 5 तक की होती है। जैसे ही नोटिस दे दिया उसके बाद लाइबल नहीं होगा। अमाउंट जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, शेयर का, पीएनएल का, वो सब उसे मिलता है। उसके बाद जो सेसेशन का जो पार्टनर होता है वो नोटिस दे देता है बाकी पार्टनर्स को 30 दिन के अंदर राइटिंग में कि वो रिजाइन करने वाला है। जैसे ही पार्टनर रिजाइन कर लेता है या न्यू पार्टनर लेट से आ जाता है तो 15 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना होता है, एलएलपी फाइल करती है जो भी चेंज होता है। सेक्शन 26 बोलता है कि बेसिकली जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के तो एजेंट हैं मगर अदर पार्टनर के लिए लाइबल नहीं होंगे, वो उनके एजेंट नहीं है। 27 बोलता है कि अगर किसी के पास किसी पार्टनर पे अथॉरिटी नहीं थी और वो एक्ट अपॉन कर देता है इवन दो उस पर अथॉरिटी नहीं है तो वो पर्सनली लाइबल होगा, एलएलपी बाकी लाइबल नहीं होगी। सेक्शन 28 बोलता है कि किसी और के रंगफुल अकाउंट की वजह से बाकी पार्टनर्स और एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइबल नहीं होगा। एलएलपी एक्ट सेक्शन 29 बोलता है कि बेसिकली अगर कोई बंदा अपने कंडक्ट से या फिर रिटर्न ओपन तरीके से बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं और वो पार्टनर नहीं है तो एलएलपी को लाइबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लिखा है इज लाइबल टू एनी पर्सन। तो जिस बंदे ने होल्डिंग आउट करी है दिखाया ऐसा वो खुद लाइबल होगा उसके लिए। हाउएवर एलएलपी लाइबल हो जाएगी अगर उसे क्रेडिट मिला है। अगर जिस बंदे ने होल्डिंग आउट करके बताया था कि मैं उसका पार्टनर हूं और इस वजह से एलएलपी को फायदा होगा तो फायदा एलएलपी को रिटर्न करना पड़ेगा। सेक्शन 30 फ्रॉड के बारे में बात करता है। बेसिकली अगर किसी ने जान के फ्रॉड वगैरह किया तो विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स वगैरह, इंटेंट टू डिफ्रॉड, ठीक है, क्रेडिटर्स, तो फिर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी, डेट्स और अदर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। सेक्शन 31 विसल ब्लोइंग के बारे में बात करता है कि अगर मान लो फ्रॉड वगैरह चल रहा है या फिर कुछ गलत चल रहा है कंपनी में, कोई एम्प्लॉई है या फिर पार्टनर है वो बता देता है उसके बारे में तो उसको थोड़ी सी रिड्यूस मिल जाएगी पेनल्टी वगैरह में। सेक्शन 32 जो होता है वो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। कैश, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, हर तरीके इवन सर्विसेज आप दे सकते हो, एक कंट्रीब्यूशन है वो। सेक्शन 33 बोलता है कि अगर क्रेडिटर जो है वो एक्सटेंड कर देता है टाइम तो चाहे तो वापस जो ओरिजिनल टर्म्स है उस पर भी वो इन्फोर्स कर सकता है। 34 एलएलपी का जो है वो बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। कैश एक्रुअल बेसिस जिसे बना सकते हैं लेकिन डबल एंट्री होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी होनी चाहिए। अकाउंट्स मतलब पीएल, सॉल्वेंसी मतलब बैलेंस शीट, और ये 6 महीने के अंदर अंदर बन जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑडिट ऑफ अकाउंट करवानी पड़ती है, अगर सीजी मना करते तो बात अलग है मगर वैसे करवानी पड़ती है। और जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर तो 30 दिन के अंदर आरओसी के साथ फाइल कर देने होते हैं। 34 ये जो है वो बोलता है एएस जो है आईसीआई ने बताया उन सबको फॉलो करना है एलएलपी के लिए। 35 बोलता है एनुअल रिटर्न बनानी पड़ेगी और 60 दिन के अंदर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइल करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज है कि 60 डेज है एनुअल रिटर्न के लिए और बुक्स ऑफ रिटर्न के लिए 6 मंथ्स है फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 36 बोलता है अगर किसी को भी डॉक्यूमेंट्स लाइक नेम ऑफ पार्टनर चेंजेस और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वगैरह इनकॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटेड अगर चेक करना है तो आप फीस दे सकते हो कोई भी और उसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। 37 बेसिकली पेनल्टी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड। 38 बोलता है कि पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, बेसिकली रजिस्ट्रार उनसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग सकता है और उन्हें आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसको सच डिक्लेरेशन और सप्लाई में डिटेल आप ये पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफेंस है सेक्शन 39। सेक्शन 39 है एलएलपी एक्ट कंपाउंडिंग ऑफेंस। कंपाउंडिंग मतलब माफी मांग लेना जब उन्हें लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने गलती कर दी है। तो क्या होता है आप फाइन के केसेस में कंपाउंडिंग कर सकते हो, जेल वाली जो होता है उसमें नहीं कर सकते हो तो आप उसमें प्रोसिक्यूशन से बच जाते हो। बेसिकली जो आपका रीजनल डायरेक्टर है आप उसके पास कंपाउंडिंग के लिए जाते हो और फिर वहाँ से जब वो हो जाता है तो आरओसी के पास जा सकते हो 7 दिन के अंदर। इससे बेनिफिट ये होता है आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, आपको मिनिमम जो है वो रीजनल डायरेक्टर आपसे फीस लेगा, मिनिमम जो ऑफेंस फीस होती है और मैक्सिमम ऑफेंस फीस लेगा आपसे अमाउंट। जो उसका पीरियड होता है वो 3 साल तक फिर रिपीट नहीं होना चाहिए कंपाउंडिंग ऑफेंस। अगर उसके बाद हुआ है तो फिर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं दे सकते हो। उसके अलावा आरओसी के अंदर 7 दिन के अंदर आप कर सकते हो रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेके। फिर सेक्शन 42 है ट्रांसफर ऑफ राइट्स के बारे में। वो बोलता है इधर होली या फुली या फिर पार्ट में आप ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन आपको मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेना, मौका नहीं मिलेगा मैनेजमेंट पार्ट लेने का और इन्फॉर्मेशन देने का। बाकी आपको बेनिफिट्स वगैरह उसके मिलेंगे। और ट्रांसफर का राइट का मतलब ये नहीं है कि आप डिसोसिएशन ऑफ पार्टनर हो गया, डिसोल्यूशन हो गया या फिर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी हो गया, वो सिर्फ एक ट्रांसफर हो रहा है राइट का। प्रोविजन ऑफ एलएलपी सेक्शन 55 अगर आपको फर्म से एलएलपी में जाना है तो सेकंड शेड्यूल है, प्राइवेट से एलएलपी में जाना है तो थर्ड है और अनलिस्टेड कंपनी से एलएलपी में जाना है तो फोर्थ है। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो पहले आप उसे डीलिस्ट करवाओगे फिर अनलिस्टेड से एलएलपी में जाओगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना होता है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एक तरीके का मतलब अपना रिकंस्ट्रक्शन होता है जब क्रेडिटर्स वगैरह कोई आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तरीके से अरेंजमेंट लाते हो, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन टाइप का। तो सेक्शन 60 बोलता है इस बारे में कि जैसे कि बिटवीन क्रेडिटर, पार्टनर, लिक्विडेटर इन सब की जरूरत पड़ती है। आपको एक कॉम्प्रोमाइज स्कीम चाहिए होती है उसके लिए तो वो स्कीम लेके आप जाते हो ट्रिब्यूनल के पास। आपको उसके लिए एक मीटिंग करवानी पड़ेगी जिसमें मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन जो 3/4 वैल्यू है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। वोटिंग होगी जिसमें भी डेट होल्डर्स हैं, क्रेडिटर, पार्टनर्स उनका आपको मेजॉरिटी में वोटिंग चाहिए जो प्रेजेंट होंगे वोटिंग में।
प्लस 75% ऑफ वैल्यू ऑफ डेट जो होगी उनका आना चाहिए, तो ये दोनों आने चाहिए। और सेक्शन 61 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, बेसिकली उनके पास पावर होती है सुपरवाइज वगैरह करने की। सेक्शन 62 बोलता है प्रोविजन ऑफ एक्सिलरेटिंग एमल्गेमेशन लिमिटेड, जब आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करो तो बहुत सारे एसेट ट्रांसफर होते हैं, तो उस ट्रांसफर से रिलेटेड एनसीएलटी पे पार्टी होती है पावर। वाइंडिंग अप के बारे में सेक्शन 63 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन, एलएलपी में भी आइदर वॉलंटरीली या फिर ट्रिब्यूनल कब करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ट्रिब्यूनल करता है जब या तो 6 महीने से ज़्यादा एलएलपी में 2 मेंबर से कम है, या फिर एलएलपी के जो है वो इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री और स्टेट के अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर अगेंस्ट, या फिर उन्होंने रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी बैलेंस शीट वगैरह एनुअल रिटर्न 5 साल तक डेट्स पे नहीं करे हैं। उसके अलावा कोर्ट के उस ओपिनियन में जस्टिस एंड इक्विटेबल एलएलपी की बाउंड अप हो जाना चाहिए।